इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग रेड एंड ब्लू लाइट्स ऑफ वेवलेंथ 6000 नैनोमीटर एंड 480 नैनोमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रेड लाइट की वेवलेंथ आपको दी है, ब्लू लाइट की वेवलेंथ आपको दी है। The value of n which for the value of n for which the nth red fringe coincide with n plus 1th blue fringe। ठीक है, सेटल कर लेते हैं। ठीक है, nth रेड फ्रिंज, तो nth रेड फ्रिंज के लिए उसका जो पार्ट डिफरेंस होगा वो n लैम्डा के बराबर होगा, यानी n इंटू 600 नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा। और उसी पॉइंट पे n प्लस 1th ब्लू फ्रिंज हो। ठीक, तो वही पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, n प्लस 1 ऑफ लैम्डा ब्लू, मतलब 480 के बराबर होना चाहिए। हमने ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें दो अलग अलग कलर्स के ब्राइट आपस में कोइंसाइड कर रहे थे, तो उस पॉइंट का जो पार्ट डिफरेंस था वाई डी ओवर डी वो एन वन लेमडा वन के बराबर था, वही एन लेमडा वन के बराबर था, वही आपका एम लेमडा टू के बराबर था। एक क्वेश्चन आया था, तो वही सेम क्वेश्चन है इसमें। ठीक, तो ज़रा इसको सेटल करने की कोशिश करते हैं। तो ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया, और अगर हम 4 से कैंसिल करें तो ये जाएगा 15 टाइम्स, और इसको 4 से कैंसिल करें तो ये जाएगा आपका 12 टाइम्स। ठीक, तो 15n इज इक्वल टू 12n प्लस 12। इसको इधर ले आते हैं तो ये बच्चा 3n इज इक्वल टू 12। तो n आज जो आपका आ रहा है वो आ रहा है फोर्थ। इसका मतलब 600 नैनोमीटर का फोर्थ मैक्सिमा और 480 नैनोमीटर का फिफ्थ मैक्सिमा आपस में क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। तो n की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो n की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4। सो योर आंसर इज बी पार्ट। टू बीम्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी आई एंड 4i, ये अब अभी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका आंसर आपका कितना आ गया था, 4i। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हाउ मैनी मैक्सिमा कैन वी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इंक्लूडिंग द सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द बोथ साइड ऑफ सेंट्रल फ्रिंजेस। अगर स्क्रीन आपकी इन्फानाइट लंबी है, ठीक, तो यहाँ समझिए जरा ढंग से। जैसे मान लीजिए सेटअप होता है, एक स्लेट यहाँ है, एक स्लेट यहाँ है, और ये आपकी स्क्रीन, और स्क्रीन का साइज़ अगर इन्फानाइट है, ऊपर भी इन्फाइनाइट नीचे भी इन्फाइनाइट, तो टोटल मैक्सिमा कितने बनेंगे वो आप समझिए। तो जो पार्ट डिफरेंस होता था, एक रे S1 से जाती थी, एक रे S2 से जाती थी, तो जो पार्ट डिफरेंस होता था वो होता था डी साइन थीटा। यही होता था पार्ट डिफरेंस। साइन थीटा की वैल्यू टेन थीटा वाई अपॉन डी करते थे, वो सारी चीज़ें डेरिवेशन आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। डी साइन थीटा पार्ट डिफरेंस होता था। ठीक है, अब जब आप स्क्रीन बहुत बड़ी होती चली जाएगी, बहुत बड़ी होती चली जाएगी, तो ये एंगल्स अब स्मॉल नहीं रहेंगे, एंगल भी आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। तो एंगल जब बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो अब आपका साइन थीटा टेन थीटा के बराबर नहीं होगा, अब पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा पे ही रुक जाएगा। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं पार्ट डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो पार्ट डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 होगी, तो पार्ट डिफरेंस बड़े से बड़ा डी के बराबर हो गया। ठीक, अब लॉजिक समझना, लॉजिक। ठीक, अगर मान लिया वेवलेंथ है लैम्डा और डी की वैल्यू आपको दी है, ऐसी सोच लेना आप, डी की वैल्यू दी है आपको 4 लैम्डा, ऐसी मान लेते हैं। वेवलेंथ है लैम्डा और डी की वैल्यू दी आपको 4 लैम्डा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस डी के बराबर है, इसका मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस 4 लैम्डा के बराबर होगा। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फोर्थ मैक्सिमा बनेगा आपका, फिफ्थ मैक्सिमा नहीं बनेगा, क्योंकि फिफ्थ मैक्सिमा के लिए जितना पार्ट डिफरेंस चाहिए वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना मैक्सिमा बनेगा, 4 मैक्सिमा। तो 4 मैक्सिमा ऊपर बन जाएंगे 1 2 3 4, ऐसे 4 मैक्सिमा नीचे बन जाएंगे 1 2 3 4, और एक सेंट्रल मैक्सिमा, यानी टोटल मैक्सिमा कितने बन गए, 9। तो ये है पैटर्न सोचने का। अब हमारे क्वेश्चन में क्या जा रहा है उसके हिसाब से सोचते हैं। हमारा पार्ट मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस डी आ गया। अब हमारे क्वेश्चन में जो लैम्डा दिया है वो आपको 2000 एंगस्ट्रॉम दिया है, और जो डी दिया है वो आपको 7000 एंगस्ट्रॉम दिया है। तो लैम्डा और डी में कनेक्शन ये आ रहा है, डी जो है वो आपका 3.5 लैम्डा के बराबर है। क्लियर, मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस आपका डी आया और डी आपका जो है वो 3.5 लैम्डा के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े से बड़ा थर्ड मैक्सिमम मिलेगा आपको, फोर्थ मैक्सिमा नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट डिफरेंस 3.5 लैम्डा है। फोर्थ मैक्सिमा के लिए तो 4 लैम्डा पार्ट डिफरेंस चाहिए। तो 3 मैक्सिमा ऊपर बनेंगे, 3 मैक्सिमा नीचे बनेंगे, और एक सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। तो टोटल कितने मैक्सिमा बने आपके, 7 मैक्सिमा बनेंगे। ठीक, तो इस तरह से हमें ये सेटल करना होता है।
ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द सेंट्रल लाइन ए बी इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन ऑफ द स्लिट. The number of minima obtained on the screen is n1. Now if the beam is tilted by some angle as shown in a figure, then the number of minima obtained is n2. तो n1 n2 के बारे में पूछ रहे हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे बीम सीधी आ रही है या किसी एंगल पे आ रही है, जितने मिनिमा यहाँ बनेंगे उतने ही मिनिमा बनेंगे, बस शिफ्ट हो जाएगा. सेंट्रल मैक्सिमा थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ऊपर थोड़े मिनिमा थोड़े ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऊपर से कुछ गायब हो जाएंगे, नीचे रीअपियर हो जाएंगे. ढंग से समझना, जैसे सिचुएशन ये है. देखो, इससे मान लिया दो स्लिट्स थी और लाइट एकदम सीधी आ रही है. एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं आपको. और मान लिया डी आपका जो था वो मान लिया आपका 4 लैम्डा था, ऐसे मान लेते हैं. तो इसका मतलब यहाँ बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा, 4 मैक्सिमा ऊपर बनेंगे और 4 मैक्सिमा नीचे बनेंगे. ठीक, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, और बहुत दूर जाके इनफाइनाइट पे फोर्थ मैक्सिमा बनेगा. ठीक, अब आपने ये लाइट ऐसे भेजनी शुरू कर दी तो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ आ जाएगा. तो सेंट्रल मैक्सिमा जब यहाँ आ जाएगा तो ऊपर से 1-2 मैक्सिमा गायब हो जाएंगे और नीचे 1-2 मैक्सिमा एक्स्ट्रा हो जाएंगे. हो सकता है ऊपर से फोर्थ मैक्सिमा आपका गायब हो गया हो, तो नीचे फिफ्थ मैक्सिमा रीअपियर हो जाएगा, मतलब आ जाएगा, अपीयर हो जाएगा. तो लेकिन टोटल नंबर ऑफ जो मैक्सिमा है वो वही रहेंगे जो पहले थे. ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा आपका ए पार्ट. Unpolarized light of intensity 32 watt per meter square passes through 3 polarizer such that the transmission axis of the last polarizer is crossed with the first. 3 polarizer हैं. अनपोलराइज लाइट आ रही थी आपकी, आई नॉट इंटेंसिटी मान लेते हैं, 32 वाट पर मीटर स्क्वायर को आई नॉट इंटेंसिटी मान लेते हैं. 3 पोलराइजर हैं, पहला और आखिरी आपस में क्रॉस्ड है, यानी पहला और आखिरी के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा. तो दूसरा वाला अगर पहले वाले से थीटा एंगल पे है तो दूसरे और तीसरे के बीच में 90 माइनस थीटा एंगल हो जाएगा. ये आपको समझ में आया? यहाँ समझिए, मान लीजिए पहला पोलराइजर की पास एक्सिस ये थी, दूसरे पोलराइजर की पास, तीसरे पोलराइजर की पास एक्सिस ये है, ये फर्स्ट पोलराइजर है, ये थर्ड पोलराइजर है. तो सेकंड पोलराइजर कहीं आपने यहाँ बीच में लगाया है, ये सेकंड पोलराइजर की पास एक्सिस है. तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में अगर एंगल थीटा होगा तो सेकंड और थर्ड के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड आपस में क्रॉस्ड हैं, 90 डिग्री पे हैं. ठीक, अब जरा समझते हैं कि क्या सिचुएशन है. अनपोलराइज लाइट थी 32 वाट पर मीटर स्क्वायर की, इसको मैं आई नॉट कह देता हूँ. और फाइनल जो इमर्जिंग लाइट है वो 3 वाट पर मीटर स्क्वायर की है. तो एंगल पूछ रहे हैं, पहले दो के बीच में एंगल पूछ रहे हैं, तो आराम समझिए. देखिए, पहले आपके पास इंटेंसिटी थी आई नॉट, तो यहाँ आपने पहला पोलराइजर लगाया, ये पोलराइजर P1 है. तो ये अनपोलराइज लाइट थी, तो अनपोलराइज लाइट जब P1 से पास करेगी तो इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, आई नॉट बाई 2. ठीक, अनपोलराइज लाइट किसी भी पोलराइजर से पास करती है तो इंटेंसिटी हाफ हो जाती है. अब यहाँ दूसरा पोलराइजर है, दूसरा पोलराइजर पहले वाले के साथ थीटा एंगल पे है, तो यहाँ से जब लाइट बाहर निकलेगी तो ये हो जाएगी आई नॉट बाई 2, लॉ ऑफ मैलस लगेगा, कॉस स्क्वायर थीटा. अब ये आ गया आपका तीसरा पोलराइजर. तीसरा जो पोलराइजर है वो तीसरे और दूसरे के बीच में एंगल आपका 90 माइनस थीटा है. तो जब यहाँ से लाइट बाहर निकलेगी तो उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी आई नॉट बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा तो आ ही रही थी, इसमें लॉ ऑफ मैलस फिर से लगाओगे तो इसमें एक और कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन वो थीटा नहीं होगा, वो होगा पाई बाई 2 माइनस थीटा. तो जो फाइनल इंटेंसिटी आपकी आएगी वो आपकी आ जाएगी आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा. और ये इंटेंसिटी कह रहे हैं 3 है, ये इंटेंसिटी कह रहे हैं 3 है, और आई नॉट कितने था? 32. आई नॉट की वैल्यू थी 32 और ये है आपकी 3 फाइनल इंटेंसिटी. तो जरा सॉल्व करते हैं. 32/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 16. 16 में 4 अलग कर लेता हूँ मैं, और 4 अलग कर लेता हूँ. ऐसा क्योंकि अभी समझ में आएगा. ये 4 अंदर ले आए हैं तो वो हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए. तो ये आपका आ जाएगा साइन 2 थीटा का जो होल स्क्वायर आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है 3/4. तो साइन 2 थीटा आ गया √3/4, √3/2. तो 2 थीटा आपका बनेगा 60 डिग्री. तो थीटा आपका कितना आ जाएगा? 30 डिग्री. यानी पहले दो पोलराइड्स के बीच में एंगल कितना होगा? 30 डिग्री. वही पूछा है आपसे. ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन. तो पहले दो पोलराइड के बीच में जो एंगल है वो पूछा उन्होंने कितना होगा. व्हाट इज द एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फर्स्ट टू पोलराइजर, फर्स्ट टू पोलराइजर. तो एंगल कितना होगा? 60 डिग्री आंसर आ रहा है. अब जरा समझिए, यहाँ पे आंसर 60 डिग्री तो दिया नहीं है. ठीक, तो सॉरी 30 डिग्री आंसर आ रहा है, 30 डिग्री तो यहाँ पे आंसर दिया नहीं है. तो क्या आंसर और हो सकता है वो समझिए.
जैसे यहाँ साइन 2 थीटा आपका √3/2 था, तो हमने सीधे सीधे 2 थीटा 60 लिख ली, 60 डिग्री हमने लिख दिया। तो ऐसा जरूरी नहीं है। √3/2 120 का भी आंसर होता है। साइन 120 डिग्री भी √3/2 होता है, साइन 120 डिग्री भी आपका √3/2 होता है, और साइन 60 डिग्री भी √3/2 होता है। तो 60 वाले से आंसर आ रहा है 30, तो 120 वाले से आंसर कितना आएगा, तो वो आपका थीटा आंसर आ जाएगा 60। तो 30 डिग्री मैच नहीं कर रहा, तो क्या आंसर मैच करेगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, साइन थीटा का ये ग्राफ होता है, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है √3/2। तो इसी तरह से 90 डिग्री से अब आगे बढ़ोगे, 120 डिग्री पे जब आप आओगे तब उसकी वैल्यू फिर से √3/2 हो जाएगी। तो सिर्फ 60 नहीं होता है √3/2, साइन 120 भी आपका कितना होता है, √3/2 होता है। तो 60 वाले से आंसर मैच नहीं कर रहा, तो 120 वाले से आपका आंसर मैच करेगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड विद ए ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ थिकनेस, आपको दी हुई है, और ड्यू टू विच द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हो गई है, तो वहाँ पहुँच गई, यहाँ पे थर्ड ब्राइट फ्रिंज थी उतना शिफ्ट हो गई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछ रहे हैं, लैम्डा आपको दिया है। ठीक, तो जैसे ही आप एक स्लिट के आगे शीट लगाते हो तो उसके पास एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस कितना हो जाता है, μ-1 इंटू टी के बराबर पार्ट डिफरेंस आ जाता है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। ठीक, अब आप ये कह रहे हो कि सेंट्रल मैक्सिमा कितना ऊपर शिफ्ट हो गया, तो सेंट्रल मैक्सिमा मान लिया y ऊपर शिफ्ट हो गया, तो यही वैल्यू किसके बराबर थी, y/d/d। हमने कई क्वेश्चन किए हैं पीछे। ठीक, और ये जो y आपको दिया है, ये कह रहे हैं कि अब सेंट्रल मैक्सिमा वहाँ पहुँच गया जहाँ पे 30th ब्राइट फ्रिंज थी। तो ये जो y है वो है आपका 30 टाइम्स लैम्डा d/d इनटू ये मैंने यहाँ गड़बड़ कर दिया। चलो इसको ढंग से कर लेते हैं, डायग्राम वायग्राम बना के पूरा। डायग्राम वगैरह बना के ढंग से कर दें। देखिए, ये मान लिया 2 स्लिट्स थी और ये है आपकी स्क्रीन। जैसे ही आपने यहाँ पे एक शीट लगाई तो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो गया, यहाँ पहुँच गया सेंट्रल मैक्सिमा। एक लाइट रे यहाँ से आ रही होगी, एक लाइट रे यहाँ से आ रही होगी, और सेंट्रल मैक्सिमा जो पहुँच गई डिस्टेंस वो y दी है। तो पहली वाली वेव ने कितना एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल किया, कितना पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, कितना एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल करेगा, तो वो होगा μ-1 इंटू टी। और नीचे वाली वेव सिंस ऊपर पहुंच रही है तो इसने कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल किया होगा, तो वो होगा y/d/d। और सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन ये होती है कि इन दोनों वेव्स के बीच में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो जो पहले का एक्स्ट्रा होगा वही दूसरे का एक्स्ट्रा होना चाहिए, ताकि इनमें कोई पार्ट डिफरेंस ना रहे। ठीक, तो यहाँ से हम y फाइंड कर लेंगे। तो y कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा μ-1 टाइम्स D/d। अब क्वेश्चन में आपको y दिया है, कह रहे हैं जो शिफ्ट हुआ है, जो सेंट्रल मैक्सिमा पहुँच गया है, वो वहाँ पहुँच गया जहाँ 30th ब्राइट फ्रिंज पहले बनती थी। तो y की वैल्यू आपको दी है 30 टाइम्स लैम्डा D/d। यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी है, यहाँ t मिस कर दिया है और यहाँ d था। ठीक, तो वहाँ पहुँच गई जहाँ पे 30th ब्राइट फ्रिंज बनती थी, तो क्या कैंसिल हो गया, D/d कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमें चाहिए क्या फाइंड करना है, हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो ये 30 लैम्डा आपका किसके बराबर हो गया, μ-1 इंटू टी के बराबर। तो t से डिवाइड कर लेते हैं, t यहाँ आ जाएगा और 1 को भी इधर ले आते हैं, तो जो म्यू आ रहा है वो आपका आ रहा है 1 + 30 λ/t। तो ये आपका आ जाएगा 1 + 30। लैम्डा कितना है, तो लैम्डा दिए आपको 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, 10⁻⁻10 अपॉन जो थिकनेस है वो आपको दिए 3.6 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। तो -5 करके इसको मीटर्स कर लेते हैं, तो 10⁻5। ठीक, 10⁻5 10⁻10 से कैंसिल करेंगे तो 10⁻5 बचेगा, और ये 1 2 3 4 जीरो ये जाएंगे तो यहाँ 10⁻1 बचेगा, और 10⁻1 और ये पॉइंट आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो आपका जो आंसर बचने वाला है वो आपका आ रहा है 1 प्लस ऊपर हो जा रहा है 18, नीचे हो जा रहा है 36। ठीक,
तो ये आ जाएगा 18 2 जा 36, 1 प्लस हाफ 3/2, 3/2 जो आएगी वो उसकी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। In Young's double slit experiment, the y coordinate of central maxima and 10th maxima are 2 cm and 5 cm respectively. ठीक है, y कोऑर्डिनेट तो हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। तो कुछ इस तरह का सेटअप रहा होगा। ये एक स्लिट है, ये एक स्लिट है, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ है, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो आपका है 2 सेंटीमीटर, और 10th मैक्सिमा यहाँ, ये 10th मैक्सिमा है, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमने क्या किया, हमने इस पूरे सेटअप को किसी लिक्विड में इमर्स कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था। तो जब हम इसको किसी मीडियम में डिप कर देंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। सेंट्रल मैक्सिमा के अबाउट बाकी सारे मैक्सिमा पास आ जाते हैं, श्रिंक कर जाता है फ्रिंज पैटर्न सेंट्रल मैक्सिमा के अबाउट, बट सेंट्रल मैक्सिमा अपनी लोकेशन चेंज नहीं करता। तो नया कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं, तो सेंट्रल मैक्सिमा का तो 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ना बी आंसर बनेगा ना डी आंसर बनेगा, ये दोनों तो फ्लॉड है। ठीक, अब ए और सी, अब हमने देखा कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा का और फ्रिंज पैटर्न श्रिंक कर जाता है, तो 10th मैक्सिमा पास आ जाएगा, दूर तो नहीं चला जाएगा ना। तो 7.5 तो वैसे ही आंसर नहीं बनेगा, तो आंसर क्या बनेगा 4 सेंटीमीटर वाला, तो आपका आंसर बन गया सी पार्ट। अब कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर लो। देखो, पहले इन दोनों सेंट्रल मैक्सिमा और 10th मैक्सिमा के बीच का गैप था 3 सेंटीमीटर। ठीक, यानी 10 फ्रिंजेस 10 टाइम्स लैम्डा डी अपॉन डी, 10 फ्रिंज विड्थ जो थी वो 3 सेंटीमीटर थी। अब जो नई 10 फ्रिंजेस बनेंगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करके बनेंगी, तो नई जो 10 फ्रिंजेस बनेंगी वो बनेंगी लैम्डा अपॉन म्यू टाइम्स कैपिटल डी अपॉन डी, तो ये आपका आ जाएगा 3 अपॉन म्यू, और म्यू की वैल्यू 1.5, तो नया गैप जो है वो 2 सेंटीमीटर आ गया। तो जो अब जो नया जो 10th मैक्सिमा बनेगा उसका सेंट्रल मैक्सिमा से गैप 2 सेंटीमीटर है। अब सेंट्रल मैक्सिमा की अपनी लोकेशन 2 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर उसके ऊपर, तो उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन होगी y इज इक्वल टू वो कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। सो योर आंसर इज सी पार्ट। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेवलेंथ आपको दी है 5000 एंगस्ट्रॉम, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स भी आपको दी है, स्क्रीन से स्लिट की डिस्टेंस भी दी है, सब कुछ दिया। सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनना है, एक्स इक्वल टू 0 पे, वो भी दिया हुआ आपको। द थर्ड मैक्सिमा विल बी एट डिस्टेंस एक्स इक्वल टू, थर्ड मैक्सिमा की डिस्टेंस पूछ रहे हैं, सेंट्रल मैक्सिमा से पूछ रहे होंगे। तो थर्ड मैक्सिमा मतलब 3 फ्रिंज विड्थ के बराबर, तो वो हो जाएगा 3 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब आपको सारी वैल्यू डाल देनी है, लैम्डा आपको पता है, स्मॉल डी पता है, कैपिटल डी पता है, सब कुछ पता है, डालो और सॉल्व कर लो। सेंटीमीटर में चाहिए तो सब कुछ सेंटीमीटर में डालना, तो आपको आंसर सेंटीमीटर में ही मिलेगा। ठीक, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको ढंग से समझना है। ठीक है, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास प्लेट, 25% ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन एनी डायरेक्शन, 25% of light is reflected in any direction and in any reflection by upper surface। ऊपर वाली सरफेस जब भी रिफ्लेक्ट करेगी, चाहे कोई भी रिफ्लेक्शन हो, अगर ऊपर वाली सरफेस रिफ्लेक्ट करेगी तो 25% ही रिफ्लेक्ट करेगी। ये जो ऊपर वाली सरफेस है ये जब रिफ्लेक्ट करेगी तो सिर्फ 25% रिफ्लेक्ट करेगी, बाकी 75% ट्रांसमिट कर देगी या रिफ्रैक्ट कर देगी। ठीक, जबकि नीचे वाली सरफेस है एंड 50% ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाई एनी रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लोअर सरफेस, जो लोअर सरफेस है वो उसका 50% का खेल है, आधा रिफ्लेक्ट करना आधा ट्रांसमिट कर देना, जबकि ऊपर वाली सरफेस है उसका 25% और 75% का खेल है। ठीक, अब पूछ रहे हैं अब पूछ रहे हैं द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस रीजन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। ये जो लाइट रे आ रही हैं, ये जो लाइट रे आ रही हैं, ठीक है, जब ये रिफ्लेक्ट होंगी, कुछ अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कुछ नीचे वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आएंगी। ठीक है, तो इनके बीच में मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो आपको निकालना है। ये बात क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक है, अब इसको बहुत ही ढंग से समझना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, इसको मैं अलग से डायग्राम कर बनाता हूँ थोड़ा साफ। ठीक, यहाँ से ये लाइट आ रही है, ये लाइट इंसिडेंट हुई है।
अब हम खेल खेलना शुरू करते हैं। तो जैसी लाइट इंसिडेंट हुई तो एक तो अपर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अपर सरफेस वन, जो अपर सरफेस है, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, उसका खेल है कि 25% रिफ्लेक्ट करती है। तो अगर इंटेंसिटी आपकी आई नॉट, तो यहाँ से कितनी इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आई नॉट बाई 4। बाकी अंदर कितनी घुस जाएगी, ये घुस जाएगी 3I0/4। यहाँ तक क्लियर? ठीक। अब हम दूसरी सरफेस पे पहुँच गए। दूसरी सरफेस पे। अब यहाँ पे 50-50% का खेल था, तो यहाँ से जो इंटेंसिटी वापस लौट जाएगी वो 50% होगी, इसका आधा, तो ये हो गई 3I0/4 का आधा 3I0/8, और जो ट्रांसमिट होकर बाहर निकल जाएगी वो भी आधी होगी 3I0/8। इतना ठीक है? ठीक। अभी लाइट यहाँ पहुँच रही है। जब ये लाइट यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ से भी कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ हिस्सा ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये अपर सरफेस है, यहाँ 25% रिफ्लेक्ट होता है, 75% ट्रांसमिट होता है। तो इसका 1/4 तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, 1/4 ऑफ 3I0/8 तो वापस आ जाएगा, और 3/4 ऑफ 3I0/8 ये ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक। तो एक रे की इंटेंसिटी है I0/4, और एक रे की इंटेंसिटी है आपकी कितना आ जाएगा ये 9I0/32, और इनके बीच में मैक्सिमा और मिनिमा की इंटेंसिटी आपको बतानी है। तो मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी होती है अपॉन मिनिमा की इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। मैक्सिमा जो होता है वो होता है √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, तो वो होता है I0/4 प्लस 9I0/32 का स्क्वायर, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी। और मिनिमम इंटेंसिटी होगी √I1 माइनस √I2। ठीक। तो ये वाली इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो इसको मैं पहले लिख ले रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ आपका आ जाएगा √9I0/32 माइनस √I0/4 का स्क्वायर। अब ये हमें सेटल करना है। अब देखिए I0 और I0 और I0 और I0 ऊपर से कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया। ठीक, इतनी बार ठीक है आपको? ठीक। अब जरा समझिए, 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये चला गया 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8 बचेगा यहाँ। ऐसे यहाँ से 4 चला गया और यहाँ भी कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो ये आपका आया 1 प्लस 9/8 का अंडर रूट लेंगे तो ये आपका 3/2√2 आ जाएगा का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपका 3/2√2 का स्क्वायर, 3/2√2 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा और सेटल करते हैं इसको, तो 2√2 हम एलसीएम लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ऊपर आ जाएगा आपका 2√2 प्लस 3 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपका 3 माइनस 2√2 का स्क्वायर। ठीक, और करते हैं इसको सॉल्व, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन √2 तो बचेगा ही बचेगा। ठीक है, या इसको रेशनलाइज कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो ऊपर था आपका 3 प्लस 2√2, आराम से समझते जाना आप, और नीचे था 3 माइनस 2√2 का स्क्वायर तो मैं पूरे ब्रैकेट के बाहर लगाऊंगा ही, और इसमें मैं 3 प्लस 2√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 प्लस 2√2 से। तो ये देखते हैं कितना आने वाला है। तो ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर तो सबसे बाहर हम लिख ही रहे हैं। ठीक, अब ऊपर देखते हैं क्या आएगा, तो 3 3 जा 9 प्लस 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स 3 इंटू 2√2, और नीचे जो आएगा वो a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 माइनस 8, तो ये 1 आ गया। तो ये आपका जो आंसर आने वाला है वो आपका आने वाला है, ये 9 प्लस 8 तो हो गया आपका 17, प्लस ये कितना बन जाएगा 12√2 का स्क्वायर। तो ये जो भी आंसर आएगा, बट ये पक्का हो गया कि इसमें से हमारा कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो आंसर इसका जो बनेगा वो आपका आंसर बनता है डी पार्ट, नन ऑफ दीज। क्लियर? In the Young's double slit experiment, the intensities at 2 points P1 and P2 on the screen are respectively I1 and I2. If P1 is located at the center of a bright fringe and P2 is located at the distance equal to quarter of the bright fringe, then I1 upon I2 क्या होगा वो आपसे पूछ रहे हैं। देखो, P1 पे इंटेंसिटी बता रहे हैं I1, और P2 पे इंटेंसिटी बता रहे हैं I2। ठीक, अब P1 तो आपका ब्राइट फ्रिंज के सेंटर में है, तो जो I1 होगा वो तो 4I0 हो जाएगा, सिंपल। एक स्लिट की इंटेंसिटी अगर I0 है तो P1 तो ब्राइट फ्रिंज के सेंटर में है, और ब्राइट फ्रिंज के सेंटर में जो इंटेंसिटी होती है वो 4I0 होती है, वो तो 4I0 होगी। और जो P2 है वो सेंट्रल ब्राइट से क्वार्टर डिस्टेंस पे है,
तो जरा उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी डिस्टेंस दी है फ्रिंज विड्थ का 1/4, फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा डी अपॉन डी का 1/4, ठीक। तो पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो पार्ट डिफरेंस होता है वाई डी ओवर डी। तो अगर हम डी और स्मॉल डी और कैपिटल डी इधर लेके आए तो वाई डी ओवर डी आ रहा है लैम्डा बाई 4, तो पार्ट डिफरेंस आ गया लैम्डा बाई 4। तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, फेज डिफरेंस होगा आपका 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स है लैम्डा बाई 4, तो ये आ गया पाई बाई 2। तो ये आ गया आपका फेज डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है तो नेट इंटेंसिटी जो कि I2 है वो कितनी होगी, तो वो हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 होता है 0, तो ये आपकी आ गई 2I0 4, ये आ गई आपकी 2I0, वो कैंसिल आउट हो गया, ये वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो I2 इंटेंसिटी जो आ रही है, P पॉइंट की जो इंटेंसिटी आ रही है वो आ रही है 2I0, और P2 पॉइंट की इंटेंसिटी है 2I0, P1 पॉइंट की इंटेंसिटी है 4I0, इनका रेशियो पूछ रहे हैं, तो रेशियो आपका आ गया 2, सो योर आंसर इज ए पार्ट। ए मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए वाईडीएसी apparatus एट सम एंगल, ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है, और ये किसी एंगल पे लाइट आ रही है, और हमने सेकंड स्लिट के आगे हमने एक थिन ग्लास की शीट लगा दी है। अब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हमें फिर से ओ पे मिल रहा है, नहीं कहाँ मिलेगा ये पूछ रहे हैं, ठीक है, तो ज़रा ढंग से समझिए। अगर ये स्लिट यहाँ नहीं होती तो डेफिनेटली सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऊपर ही मिलती, कहीं एक वेव S1 से आती और एक वेव S2 से आती और सेंट्रल मैक्सिमा कहीं ऊपर मिलता। क्यों मिलता ऊपर, क्योंकि स्लिट से पहुंचने से पहले पहले अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ तक दोनों वेव सेम फेज में थी, स्लिट से पहुंचने से पहले पहले S1 वाली वेव ने इतना एक्स्ट्रा ट्रैवल कर लिया, तो S2 वाली वेव कहेगी ऐसा है भाई तुमने एक्स्ट्रा ट्रैवल कर लिया, मुझे एक्स्ट्रा ट्रैवल करने दो, ताकि जब हम मिलें तो हमारे बीच में कोई फेज डिफरेंस ना रहे, कोई पार्ट डिफरेंस ना रहे। तो S2 वाली वेव एक्स्ट्रा ट्रैवल करने के लिए कहेगी, तो वो S1 वाली वेव से कहेगी ऐसा तुम ऊपर ही रुकना, मैं एक्स्ट्रा ट्रैवल करके ऊपर आती हूँ, तो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। किसकी वजह से, किसी ये एंगल की वजह से, ठीक। अब दूसरी बात समझो, अब आपने इसके आगे स्लिट भी लगा दी, तो जो स्लिट जब लगती है तो जिधर स्लिट लगती है उधर सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होता है, तो स्लिट की वजह से सेंट्रल मैक्सिमा नीचे शिफ्ट होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों इफेक्ट्स आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर दें और सेंट्रल मैक्सिमा ओ पे मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि कंपनसेट ना कर पाए, तो अगर मान लिया ये वाला इफेक्ट डोमिनेट कर गया तो सेंट्रल मैक्सिमा ओ के ऊपर मिलेगा, और अगर शीट वाला इफेक्ट डोमिनेट कर गया तो सेंट्रल मैक्सिमा ओ के नीचे मिलेगा, और दोनों इफेक्ट अगर एक दूसरे के बराबर हो गए तो सेंट्रल मैक्सिमा ओ पे मिलेगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा कहीं भी बन सकता है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका एंगल कितना है, प्लेट की थिकनेस कितनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इन सारी बातों पर डिपेंड करेगा। सो योर आंसर इज डी पार्ट।